तो हम पढ़ रहे थे सिद्धि स्थान का 9th नंबर का चैप्टर त्रिमर्मी सिद्धि अध्याय। वहाँ पे हमने जो मर्म स्थानों में होने वाले रोग त्रिमर्मीय चिकित्सा में कहने रह गए थे, उनका वर्णन आचार्य चरक जी ने इस त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय के अंतर्गत किया था। और इसमें जो शिरो रोग बताए गए हैं, यहाँ से हमें स्टार्ट करना था। तो अतः शिरो विकाराणाम कश्चित भेद प्रवक्ष्यते। अब बस्ती रोग के बाद सिर में होने वाले कुछ रोग का भेद यहाँ बताया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं शंखक रोग। तो शंखक रोग की संप्राप्ति, लक्षण और चिकित्सा का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। तो क्या बोला है कि देखो, रक्त पित्त अनिला दुष्टा शंख देशे विमूर्छिता। तो दूषित रक्त, पित्त और वायु शंख प्रदेश में मिलकर तीव्र पीड़ा, दाह, लालिमा और भयंकर शोथ उत्पन्न करते हैं। तीव्र रुग दाह रागम ही शोफम कुर्वन्ति दारुणम। विष के समान तीव्र वेग वाला यह शोथ शीघ्र ही सिर और गले को अवरुद्ध कर 3 दिन में ही रोगी के प्राण को नष्ट कर देता है। ठीक है, इसे शंखक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? शंखक रोग कहा जाता है। ये रोगी के प्राण को नष्ट कर देता है। और यदि 3 दिन के बाद भी रोगी जीवित रह जाए तो उसका प्रत्याख्यान कर, अर्थात इसका अच्छा होना कठिन है, ऐसा कहकर तब शिरो विरेचन तथा सेचन आदि तथा जो विसर्प को दूर करने वाली चिकित्सा है, वह सभी चिकित्सा करी जाती है। तो इसमें कौन कौन सी चिकित्सा की जा रही है? शिरो विरेचन किया जा रहा है, इसमें सेचन किया जा रहा है। ठीक है, विसर्प को दूर करने वाली चिकित्सा यहाँ पे की जा रही है। तो इसमें क्या क्या दूषित हो रहे हैं? सबसे पहले रक्त, पित्त और वायु। ये कहाँ जा रही है? शंख प्रदेश में इसका स्थान संचय है। और क्या कर रही है? तीव्र पीड़ा, दाह, लालिमा। ठीक है, ये चीजें कर रही है। और इसमें चिकित्सा जो कर रहे हैं वो हम किसके समान कर रहे हैं? शिरो विरेचन के समान। सेचन, शिरो विरेचन चिकित्सा की जा रही है, सेचन किया जा रहा है, और विसर्प के समान चिकित्सा इसमें की जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आता है अर्धाव वेदक। अभी हमने ऊपर देखा था शंखक। ठीक है, अब देख रहे हैं अर्धाव वेदक, यानी आधे सर में दर्द होना। ठीक है, रुक्ष भोजन, अधिक भोजन, अध्यशन, पूर्वी हवा, ओस, मैथुन, मलमूत्र के वेगों को रोकना, परिश्रम, व्यायाम से कुपित हुई वायु अकेली या कफ के साथ मिलने से बलवान होकर सिर के आधे भाग को जकड़कर मन्या, भुकुटी, शंख प्रदेश, कर्ण, नेत्र और ललाट के आधे भाग में शस्त्र के काटने अथवा अरणि मंथन, अरणि बोला जाता है मथनी को, ठीक है, मंथन के समान तीव्र वेदना को उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं? अर्धाव भेदक कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? जो हमने निदान लिया उससे क्या हुआ? वायु प्रकोपित हुई और ये कफ के साथ मिलकर क्या करेगी? बलवान होकर सिर के आधे भाग को जकड़कर, ठीक है, माइंडेड, सिर के आधे भाग को जकड़कर भुकुटी, शंख प्रदेश, कर्ण, नेत्र, ललाट के आधे भाग में शस्त्र से काटने अथवा अरणि मंथन के समान तीव्र वेदना को उत्पन्न करती है। इसे क्या कहते हैं? अर्धाव भेदक कहते हैं। यदि यह अधिक बढ़ जाए तो नेत्र या कर्णेंद्रियों को नष्ट कर देती है। और अगर सिर में सिर के जो भी रोग होते हैं, जनरली ये देखा जाता है, अगर वो ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो कर्णेंद्रिय, बाकी इंद्रियों को भी इफेक्ट करने लग जाते हैं। इसकी चिकित्सा क्या है? घृत तेल, वसा, मज्जा, चतुस्नेह का उत्तम मात्रा में पान, शिरो विरेचन यानी नस्य, काय विरेचन, नाड़ी स्वेद, पुराण घृत का पान, निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती का प्रयोग, उपनाह बांधना, शिरो बस्ती का प्रयोग और अग्नि से दाह क्रिया करना उत्तम माना गया है। तथा प्रतिश्याय और शिरो रोग में जो चिकित्सा बताई गई है, प्रतिश्याय और शिरो रोग में जो चिकित्सा बताई गई है, त्रिमर्मी चिकित्सा प्रकरण में बताई गई है, उसका प्रयोग करना उत्तम होता है। ऊपर शंखक में हमने देखा था विसर्प के समान चिकित्सा करनी है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिश्याय और शिरो रोग के समान चिकित्सा करनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बता रहे हैं सूर्यावर्त रोग। तो सूर्यावर्त क्या होता है? इसको माइग्रेन से कोरिलेट करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि मल मूत्र के वेगों को रोकना, ठीक है, अजीर्ण आदि कारणों से दूषित हुआ रक्त और वायु, ठीक है, रक्त भी दूषित हो रहा है, वायु भी दूषित हो रहा है। उधर हमने क्या देखा था? अभी अर्धाव भेदक में वायु प्रकोपित हो रही है सबसे पहले, ठीक है, और वो क्या कर रही है? कफ से मिलकर प्रॉब्लम उत्पन्न कर रही है। और इधर हमने क्या देखा था? इसमें रक्त, पित्त और वायु तीनों दूषित हो रहे थे शंखक में। ठीक है, शंखक में क्या है? पीवीआर, पित्त, वात और रक्त तीनों दूषित हो रहे हैं।
जबकि अर्धाव भेदक में क्या है, वायु प्रकोपित हो रही है और वो कफ को भी उभार दे रही है। फिर हमने देखा सूर्यावर्त में रक्त और वायु कुपित होकर मस्तिष्क प्रदेश को दूषित करती है। रक्त और वायु के द्वारा दूषित मस्तिष्क सूर्योदय के समय उसकी किरणों की गर्मी से पिघलकर धीरे धीरे बढ़ता है। तब दिन की वृद्धि के साथ सिर की पीड़ा बढ़ती जाती है। ठीक है, दिन की वृद्धि के साथ पीड़ा बढ़ती जाती है। दिन का जब क्षय होता है तब मस्तिष्क गाढ़ा हो जाता है तो सिर की वेदना शांत हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, सूर्यावर्त कहते हैं। चिकित्सा, इस रोग में भोजन के बाद घृतपान करना चाहिए तथा शिरोविरेचन, काय विरेचन, सिर पर घृत, तेल, वसा, मज्जा का धारण अर्थात शिरोबस्ती का प्रयोग, जांगल पशु पक्षियों के मांस से उपना घृत, दूध का सिर प्रदेश पर परिसेचन, मोर, तीतर, लावा आदि पक्षियों के मांसरस से पकाए हुए दूध से निकाले गए घृत की जीवनी गण के कल्क और कल्क से 8 गुना, ये कुछ नहीं है, इसका नस्य देना है। इतना याद करना है कि काय विरेचन, जितने भी वातनाशक कर्म है उनका प्रयोग करना है। ठीक है, अब आता है अनंतवाद का कारण, संप्राप्ति और लक्षण। अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने शंखक रोग देखा था, उसके बाद अर्धाव भेदक देखा, उसके बाद हमने सूर्यावर्त देखा। अब हम देखने जा रहे हैं क्या चीज, अनंतवात। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शिरो रोग है जिसमें नेत्र रोग हो जाता है, तो वो अनंतवात है। ठीक है, और ये क्या होता है, त्रिदोष जन्य होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब उपवास, अत्यधिक शोक, अतिरुक्ष भोजन, अति शीत भोजन, अत्यल्प भोजन से कुपित हुए वात आदि तीनों दोष मन्या, पृष्ठ, घाटा में तीव्र वेदना उत्पन्न करते। वह वेदना भ्रू और शंख प्रदेश में स्थित हो जाती है। गंड स्थल के एक पार्श्व में कंप, नेत्र रोग, हनुग्रह हो जाता है। इसे अनंतवात कहा जाता है। ठीक है, गंड स्थल यानी चीक वाला रीजन होता है, उस स्थल के पार्श्व में क्या होता है, कंप होता है, नेत्र रोग हो सकते हैं और हनुग्रह हो जाता है। ठीक है, इससे अनंतवात कहा जाता है। चिकित्सा इसकी क्या है, इसमें सिरामोक्षण द्वारा रक्त का निर्हरण, सूर्यावर्त रोगनाशक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। रुक्ष आहार विहार के कारण बिगड़ी हुई वायु सिर में कंप उत्पन्न करती है। ऐसी दशा में गुडूची, बरियरा का मूल, रासना, अपराजिता, असगंध की के क्वाथ, कल्क से सिद्ध किए हुए स्नेह का प्रयोग करना है। ठीक है, इन द्रव्यों के कल्क से सिद्ध किए हुए स्नेह का प्रयोग करना है। वातनाशक अन्य स्नेह स्वेद का प्रयोग, तर्पण, नस्य का प्रयोग करना है। ठीक है, तर्पण का, नस्य का, स्नेह का, वो भी इन द्रव्यों से सिद्ध स्नेह का और स्नेह स्वेद का प्रयोग करना है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द्वारम ही शिरसो नासा तेन तद्व्याप्य हंतितान, यानी जो हमारा सिर है, ठीक है, जो हमारी नासा है वही सिर का द्वार होती है। देखो क्या लिखा है, नस्य का प्रयोग, शिरो रोग में नस्य का प्रयोग करना चाहिए। सिर का द्वार नासिका है, इसलिए नासिका द्वारा प्रयुक्त की गई औषध नासिका मार्ग से सिरा प्रदेश में व्याप्त हो जाती है। ऐसा ही एक कोटेशन आता है, नासा ही सिरसो द्वारम, ये आचार्य वाग्भट का है। ठीक है, तो द्वारम ही शिरसो नासा बोलो या नासा ही सिरसो द्वारम बोलो, एक ही बात है कि जो हमारी नासा है वो सिर का द्वार है। अगर नासा से कोई औषधि दी जाती है तो वो सीधे हमारे सिर पर काम करने का कार्य करती है। ठीक है, अब नस्य कर्म से 5 भेद है, नावन, अवपीड, धूमापन, धूम, प्रतिमर्श। तो इंपॉर्टेंट है, नस्य के भेद पूछ सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, नावन, अवपीड, धूमापन, धूम, प्रतिमर्श। अब देखो नावन के 2 भेद भी बताए गए हैं, स्नेहन और शोधन। ठीक है, अवपीड के 2 भेद बताए, शोधन और स्तंभन। फिर ऐसे ही धूमापन चूर्ण का नस्य लेने को धूमापन कहा जाता है। अगर चूर्ण का नस्य ले रहे हैं, ठीक है, जनरली आपने सुना होगा कि अणु तेल का नस्य लिया जाता है, तेलों का नस्य लिया जाता है, तो लेकिन अगर चूर्ण से नस्य ले रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, धूमापन कहा जाता है। यह शरीर और श्रोतों का विशोधन करने वाला होता है। ठीक है, धूम या शमन आदि भेद से 3 प्रकार का होता है। तो जो धूम है, धूम 3 प्रकार का, प्रायोगिक, विरेचनिक और शमन। अब आते हैं प्रतिमर्श। तो स्नेहन द्वारा जो रस दिया जाता है उसे प्रतिमर्श कहा जाता है। रस नहीं होगा, ये नस्य होगा। ठीक है, तो स्नेह द्वारा जो नस्य दिया जा रहा है वो प्रतिमर्श कहा जाता है। यह सर्वथा निर्दोष होता है, तथा स्नेहन और शोधन उभयार्थकृत, यानी स्नेहन भी कराता है, शोधन भी कराता है।
इस प्रकार कर्म के अनुसार रेचन, तर्पण और शमन यह 3 प्रकार का नस्य हो जाता है। ठीक है, पहले हमने क्या देखा, दोबारा से देखते हैं। हमने कर्म, नस्य कर्म से 5 प्रकार का नस्य देखा। क्या क्या? नावन, अवपीड, धूमापन, धूम और प्रतिमर्श। नावन, अवपीड, धूमापन, धूम और प्रतिमर्श। ठीक है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा नावन के 2 भेद भी हैं। कौन कौन से? स्नेहन और शोधन। अवपीड के 2 भेद हैं, शोधन और स्तंभन। फिर धमापन क्या होता है? अगर चूर्ण से नस्य लिया जा रहा है, दैट इज धमापन। ठीक है, और ये श्रोतों का विशोधन करने वाला होता है। धूम जो है 3 प्रकार की, प्रायोगिक, विरेचनिक और शमन। प्रतिमर्श नस्य क्या होता है? ये जो स्नेहन द्वारा जो नस्य दिया जाता है उसे प्रतिमर्श नस्य कहते हैं। ये सर्वदा निर्दोष होता है, ये दोनों काम करता है, ये स्नेहन भी कराएगा, ये शोधन भी कराता है। ठीक है, इसी प्रकार कर्म के अनुसार 3 प्रकार के पुनः नस्य बता दिए कि रेचन, तर्पण और शमन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब विरेचन नस्य का प्रयोग। शिरा प्रदेश में जकड़ाहट, शून्यता, भारीपन, ठीक है, जकड़ाहट, शून्यता, भारीपन आदि उपद्रव को करने वाले जो कफजन्य विकार होते हैं, उन रोगों में शिरोविरेचन नस्य का प्रयोग करना चाहिए। तर्पण नस्य का प्रयोग, तो देखो क्या बोल रहा है, शिरोविरेचन नस्य हम कहाँ प्रयोग करेंगे? जब हमने 3 भेद पढ़े ना ऊपर, ये रेचन, तर्पण और शमन, तो इन्हीं का बता रहा है कहाँ कौन सा करना है। तो शिरोविरेचन नस्य हम प्रयोग करेंगे अगर शरीर में जकड़ाहट है, शून्यता है, भारीपन है। ठीक है, या फिर कफजन्य विकार है, तो हम वहां पे शिरोविरेचन कराएंगे। तर्पण नस्य का प्रयोग कहाँ करेंगे? शिरा कंप है, अर्दित है, वातजन्य रोग है, तो वहां पे तर्पण नस्य का प्रयोग कराएंगे। ठीक है, और शमन नस्य कहाँ कराएंगे? अगर रक्त पित्त आदि रोग में शमन नस्य का प्रयोग कराना चाहिए। अब अगला क्या कह रहा है? धूमापन और धूमपान, इन नस्यों का प्रयोग योग्यता के अनुसार करना चाहिए, अर्थात इन दोनों का प्रयोग सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में बताया गया है, उसके अनुसार इसमें इसका प्रयोग करना चाहिए। उन्हीं अवस्थाओं में इनका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार दोष आदि को ठीक ठीक विचार कर इस धूमापन और धूमपान नस्य का प्रयोग वैद्य को उचित रूप से करना है, मतलब अपनी युक्ति के अनुसार करना है प्रयोग, बेसिकली ये मतलब है। फिर शिरोविरेचन की विधि बता रहे हैं, तो ये बोला है कि विमान स्थान में जो औषधियां बताई गई हैं उनका चूर्ण बनाकर नस्य के लिए उन्हीं औषधियों से स्नेह पकाकर विरेचन के लिए देना चाहिए। तर्पण नस्य की विधि, वो भी जो विमान स्थान में रोग भिषज द्वितीय अध्याय बताया गया है उसके मधुर वर्ग बताए गए हैं, उन द्रव्यों से विधि पूर्वक स्नेह पकाकर नस्य देना चाहिए। तो बस यही याद रखना है कि कैसे करके नस्य देना है। अब देखो नस्य की विधि क्या है। तो प्राक सूर्य, मध्य सूर्य, इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति मलमूत्र आदि आवश्यक वेगों को त्याग चुका है, वेग नहीं होना चाहिए उसको, वेग धारण नहीं करा हो, जो सूर्योदय से पहले अथवा मध्य काल में, प्राक सूर्य, मध्य सूर्य, प्राक सूर्य मतलब सूर्योदय से पहले, मध्य सूर्य मतलब कि मध्याह्न में अच्छे बिस्तर से युक्त खाट पर उत्तान सोया हुआ हो तथा सिर कुछ नीचे की ओर हो। ठीक है, पैर उठे हुए हो, सिर थोड़ा नीचे हो, तो इसे बोला जाता है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। मान लिया कि ऐसे बेड है नॉर्मल सीधा, तो ये थोड़ा क्या हो, ऐसे हो, पैर ऊपर हो, सिर थोड़ा नीचे की तरफ हो, अर्थात रोगी के खाट इस प्रकार हो कि सिर के तरफ नीचा हो और पैर की तरफ ऊंचा हो। इस प्रकार शयन किए हुए व्यक्तियों के नासिका छिद्र में तर्पण स्नेह का प्रयोग बुद्धिमान चिकित्सक को करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं धूमपान का प्रयोग। कुछ छूट गया क्या? हाँ देखो यहाँ पे चीज रह गई। यदि शिरा प्रदेश नीचे की ओर ना हो तो नस्य में प्रयुक्त द्रव्य शिरो गुहा में प्रवेश नहीं कर पाता है, तथा यदि सिर अत्यधिक नीचा हो तो नस्य में प्रयुक्त द्रव्य मस्तुलुंग में ही रुक जाता है, अर्थात वह बाहर नहीं निकलता। इसलिए सोए हुए व्यक्ति के सिर की शुद्धि के लिए पहले सिर का स्वेदन करे, तब सिर का स्वेदन भली प्रकार हो जाए तो वाम हाथ के अंगूठे से नासिका को ऊंचा उठाकर दाहिने हाथ के से प्रणाली अथवा पिचू के द्वारा दोनों नासिका छिद्रों में रखकर विधि पूर्वक स्नेहिक नस्य का प्रयोग करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि पहले स्वेदन करा दो और सर को थोड़ा नीचे करना जरूरी है। अगला आता है धूमपान का प्रयोग। तो नस्य क्रिया में स्वेदन करने से उत्क्लेशित कफ स्नेहन
करने से स्नेह में रहने वाले स्वाभाविक शीतल गुण के कारण वह कफ पुनः सिर में जम जाता है। ठीक है, तो जमा हुआ कफ कर्ण, मन या गला आदि स्थानों में अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। इसलिए नस्य कर्म करने के बाद कफ को नष्ट करने वाले धूम का प्रयोग करना चाहिए और धूम पीने के बाद हितकर आहार का सेवन, निवात स्थान एवं उष्ण स्थान में निवास, इंद्रियों को वश में रखना आदि कार्य करना चाहिए। यह अपीडन नस्य की विधि है। यही विधि प्रधमन नस्य की भी है, किंतु नस्यार्थ औषध के चूर्ण को 6 अंगुल की लंबी नली में रखकर मुख से फूंककर औषध को शिरोगुहा में पहुंचाया जाता है। तो हमने देखा था कि प्रधमन नस्य क्या होता है, जिसमें हम चूर्ण का प्रयोग कर रहे हैं। आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। अब देखो, कफनाशक विधि का प्रयोग। यदि अजीर्ण अवस्था में अर्थात भोजन के न पचने पर या भोजन करने के शीघ्र ही बाद में अथवा जल पीने के बाद अथवा दुर्दिन में नूतन प्रतिशय रोग में स्थान कर लेने के बाद, स्नेहपान करने के बाद अथवा अनुवासन बस्ती देने के बाद नस्य और स्नेहन नस्य का प्रयोग किया जाए तो कफजन्य अनेक रोग हो जाते हैं। ऐसी दशा में तीक्ष्ण और उष्ण कफनाशक अनेक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अब देखो, गर्भिणी में नस्य कैसे देना है। तो क्षीण देह वाले व्यक्तियों में विरेचन करने के बाद गर्भिणी में अब इन लोगों में कैसे नस्य देना है, तो इसमें क्या है, प्रकुपित हुई वायु अपने अनेक रोगों को उत्पन्न करती है। ऐसी दशा में वातनाशक सभी स्नेहन और ब्रंघन और स्वेदन आदि विधियों का प्रयोग करना चाहिए। विशेषकर गर्भिणी को नस्य देने पर यदि वातज रोग हो जाए तो विशेषकर घृत और दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, विशेषकर गर्भिणी को नस्य देने पर यदि वातज रोग हो जाए तो विशेषकर घृत और दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए। अगर गर्भिणी को नस्य दे दिया है और कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए हैं यानी वातज रोग हो गए हैं तो उन्हें क्या देना चाहिए, घृत और दुग्ध देना चाहिए। ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, क्या होता है, रजस्वला को नस्य देने पर ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अगर रजस्वला को नस्य दिया जाता है तो ये किस चीज का निदान होता है, इसको देने से कौन सा रोग होता है। ठीक है, क्या हो जाता है स्त्रियों में अगर रजस्वला को नस्य दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट निदान है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो, घृत और दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए गर्भिणी में, तो हमने देख लिया। अब तिमिर रोग का वर्णन कर रहे हैं। ज्वर तथा शोक, ज्वर शोक अतितप्ता नाम, ये इंपॉर्टेंट है। ज्वर तथा शोक आदि से संतप्त पुरुषों में तथा मद्य पीने वाले पुरुषों में नस्य के प्रयोग से तिमिर रोग उत्पन्न हो जाता है। ऐसी अवस्था में रुक्ष शीतांजन का प्रयोग, लेप और पुटपाक के प्रयोग से तिमिर रोग को दूर। ये सब क्या है, नेत्र क्रियाकल्प होते हैं ना, तो वो लेप और पुटपाक भी उसी के अंदर आता है, अंजन भी उसी के अंदर आता है। रुक्ष और शीत अंजन का प्रयोग करना चाहिए, लेप का प्रयोग करना चाहिए और पुटपाक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तिमिर रोग क्यों हो रहा है, ज्वर और शोक की वजह से, साथ ही साथ मद्य का सेवन करने वाले पुरुषों में अगर नस्य के प्रयोग से तिमिर रोग हो जाता है। अब आते हैं प्रतिमर्श नस्य। तो स्नेहन और शोधन, यह दो प्रकार का नस्य कहा गया है। कौन सा, स्नेहन और शोधन। प्रतिमर्श नस्य इन दोनों कार्यों को करता है, अर्थात इसके प्रयोग से स्नेहन शोधन दोनों कार्य होते हैं और कोई भी दोष इसके सेवन से नहीं होता है। इस नस्य का प्रयोग प्रत्येक ऋतुओं में प्रातः काल और रात्रि में किया जाता है। नस्य अंगुली को स्नेह में डुबोकर उसके नासिका के सामने लाकर बूंद के रूप में किया जाता है। स्नेह को नासिका में लेने से उसे खींचकर ऊपर ना चढ़ाएं। यह प्रतिमर्श स्वस्थ पुरुषों में प्रतिदिन प्रयोग के लिए बताया गया है। ठीक है, प्रतिनिशी च सर्वदा। तो ऐसा पूछा जाता है, ऐसा कौन सा नस्य विधि है जो प्रतिदिन प्रयोग किया जा सकता है, तो दैट इज प्रतिमर्श नस्य। ओके, तो आगे चलते हैं, अध्याय का उपसंहार। तो इस त्रिमर्मी सिद्धि नामक अध्याय में हमने हृदय आदि 3 मर्मों की प्रधानता में कारण देखा कि क्यों इनको प्रधान कहा गया है। 3 तरह की उपमाएं हमने देखी थी। पहला हमने क्या देखा था कि जो
चक्रिका मतलब कि जो चक्का होता है उसमें जैसे नाभि होती है और उसमें जो आरे लगे होते हैं, वैसे ही हमारा जो हृदय है उसको नाभि के समान बताया था। उससे जो 10 धमनियां, प्राण, अपान आदि हैं वो उस आरे की तरह लगे रहते हैं। ठीक है। दूसरा हमने देखा था सूर्य और उसकी किरणों के वाला जो चीज हमने देखी थी, तो इसका वर्णन शिर के लिए आया था। ठीक है। हृदय, बस्ती और शिर, तीन चीजें देखी थी, तो शिर का वर्णन भी इसके लिए आया था। और साथ ही साथ हमने सूर्य की किरणें का और मर्म का और जो हमारा शरीर है उसको आकाश से तुलना की थी। ऐसे करके हमने तीन उदाहरण देखे थे, तीन उपमाएं देखी थी। उन तीनों मर्मों पे आघात होने पर होने वाले रोगों का लक्षण, उनकी चिकित्सा, उन मर्मों में होने वाले अनेक रोग, उनकी चिकित्सा, उत्तर बस्ती की विधि, नस्य कर्म की विधि तथा इन विधियों के अनुचित प्रयोग से होने वाले उपद्रव और उनकी चिकित्सा का निर्देश किया गया है। तो इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते अप्राप्ते द्रबल संपूरिते सिद्धि स्थाने त्रिमर्मी सिद्धि नाम नवमो अध्याय। तो जो आचार्य द्रबल थे उन्होंने क्या करे थे, जो हमारी चरक संहिता है उसमें 41 अध्याय जोड़े थे, जिनमें से 17 चिकित्सा स्थान के, 12 कल्प स्थान के और 12 सिद्धि स्थान के थे। ठीक है। तो इसीलिए लिखा जाता है कि दृढ़बल संपूरिते। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, 9th नंबर का चैप्टर त्रिमर्मी सिद्धि अध्याय। इसको रिवाइज करेंगे। कोई भी डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9756564352। माई सेल्फ डॉक्टर श्रेया गोयल। थैंक यू।